इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर को देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, डायोड को एज रेक्टिफायर हम कैसे यूज करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि उसमें इनपुट और आउटपुट की वेवफॉर्म कैसे हैं और सर्किट की हेल्प से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये वेवफॉर्म कैसे आती है। इसके बाद हम जो करंट का एक्सप्रेशन है उसको इंटीग्रेट करने के बाद उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, उसे हम डीसी करंट कहेंगे और फिर उस करंट के हम आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे जिसे हम आरएमएस वैल्यू कहेंगे। फिर देखेंगे कि इनपुट एसी पावर और आउटपुट डीसी पावर का रेशियो को इफ़िशेंसी निकालेंगे, वहाँ इसे देखेंगे कि कितनी मैक्सिमम इफ़िशेंसी हो सकती है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि एसी और डीसी कितने रेशियो में मिक्स हैं, तो इसे हम कहेंगे रिपल फैक्टर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेक्टिफायर को ऐसे समझते हैं कि जो एसी वेव है वो एक साइन वेव की तरह है। साइन वेव को अगर हम प्लॉट करते हैं, चाहे हम वोल्टेज प्लॉट करें या करंट प्लॉट करें, तो वहाँ पर V और I कुछ भी प्लॉट करें, हम किसके साथ, टाइम के साथ प्लॉट करें या ओमेगा टी के साथ प्लॉट करें, तो पोर्शन ऊपर भी जाएगा, एक्सिस के नीचे भी जाएगा, यानी कि हम इसे कह सकते हैं ये बाई डायरेक्शनल है। अब हमें इसको DC बनाना है। अगर हम कहें प्योर DC, तो प्योर DC इस तरीके से होगी कि वो एक ही डायरेक्शन में होगी और कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी। तो दो काम करने हैं। तो पहले तो हमें जो बाई डायरेक्शनल है इसे हमें यूनी डायरेक्शनल बनाना है, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम है कि इसे हमें कांस्टेंट करना है। तो रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करने के काम आती है। तो रेक्टिफायर से हम बाई डायरेक्शनल को यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट करेंगे और इसको फिर स्मूथ करने के लिए हमें आगे और चीज़ें लगानी होंगी जिसे हम फिल्टर, रेगुलेटर इस तरीके से कहेंगे। तो यहाँ हमें देखना कि हम फुल वेव रेक्टिफायर को कैसे बनाएंगे और उसके जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बनाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होंगे, तो हमें हम लेंगे ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर चाहिए, हमें ट्रांसफार्मर चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है कि जो इनपुट ज़्यादा वोल्टेज है वो उसे कम करके दे दे। तो यहाँ पर हम AC इनपुट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, जब AC इनपुट लगाया, या कह सकते हैं यहाँ पर जो वेव है वो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ हमने क्या करा, एक ट्रांसफार्मर लिया जो स्टेप डाउन है। इसका मतलब सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें इसके टर्न्स प्राइमरी से कम है। यहाँ इसमें जनरली इस तरीके से ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन जब हम सेकेंडरी को वाइंड करेंगे या उस पर लपेटेंगे तो हम जब हमारे टर्न आधे हो जाएंगे तो उसमें से सोल्डर करके एक वायर और निकाल देंगे। ये जो यहाँ वायर है इसका नाम होता है सेंटर टैपिंग। तो इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है वहाँ से दो की बजाय तीन वायर निकलेंगे, दो किनारों से और एक उसके बीच से, तो इसे कहेंगे सेंटर टैपिंग। अब हम यहाँ पर दो डायोड का यूज करेंगे। देखिए, यहाँ इस तरीके से डायोड लगाएंगे कि P साइड इधर ट्रांसफार्मर की तरफ और N साइड इस तरफ। ऐसे ही ये डायोड भी लगाएंगे कि P साइड ट्रांसफार्मर की तरफ और N साइड बाहर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, ये जो डायोड के दोनों N साइड है इनको मिला देंगे और एक यहाँ पर ये जो सेंटर टैपिंग वाला वायर है उसे बाहर ऐसे ही निकाल देंगे। यहाँ से जो मिलाया था यहाँ से एक वायर बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास बाहर दो टर्मिनल आ जाएंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, एक लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसके अक्रॉस हमें DC को लेना है। अब देखिए इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग से हम आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पर जो पोर्शन है प्लस वाला है, पॉजिटिव वाला साइकिल है, इसे ए कह सकता हूँ। एक दूसरा पोर्शन है जो नीचे है, इसे मैं बी कह सकता हूँ, इस तरीके से। तो हम देखेंगे कि सब इन दोनों पोर्शन में अलग अलग यहाँ पर क्या वेवफॉर्म आती है। तो यहाँ मैं ऐसे बना देता हूँ। यहाँ देखिए इस तरफ जो है ये है ओमेगा टी और यहाँ आउटपुट वोल्टेज में भी ले सकते हैं, आउटपुट करंट में ले सकते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना करंट का, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये करंट है और ये क्या है, ओमेगा टी है। अब यहाँ बना देते हैं, ओमेगा टी यहाँ 0 है तो यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई है, यहाँ 3 पाई है, यहाँ 4 पाई है। तो यहाँ इसी में निशान बना देते हैं, पाई
पाई, 3 पाई और 4 पाई। अब देखिए जब ये साइकिल पॉजिटिव होगा, या कह सकते हैं यहाँ इस तरीके से पॉजिटिव है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, या इसे कह सकते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब बीच वाला जो होगा इसे हम 0 कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो हाईएस्ट पॉजिटिव है वो ये है और हाईएस्ट नेगेटिव ये है। बाकी सारी वोल्टेज सर्किट की इससे कम होंगी प्लस से, और इससे ज़्यादा होंगी। पहला वाला डायोड, इसका नाम दे देते हैं हम D1 और इसका नाम दे देते हैं D2। तो जब हमारे पास पोर्शन कौन सा है, ए पोर्शन है, तो ए पोर्शन में कौन कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा है, कौन कौन सा कंडक्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ये है प्लस है, तो पी साइड प्लस है, हाईएस्ट पॉजिटिव है। एन वाली साइड ये क्या होगा, ये नेगेटिव वोल्टेज होगी, या कह सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव होगी। तो एक्चुअली एन जो कनेक्टेड है, यहाँ देखिए इसके थ्रू आर एल और आर एल के थ्रू यहाँ 0 से कनेक्टेड है। इसका मतलब पी साइड प्लस है और एन साइड 0 है। तो डायोड D1 क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस का मतलब इस तरफ करंट का फ्लो हो सकता है। तो जब ये ए होगा तो D1 फॉरवर्ड बायस होगा। D2 में देखिए यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है और एन साइड इस वायर के थ्रू ऐसे जाने के बाद 0 से कनेक्टेड है। इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ 0 है। इसका मतलब ये डायोड कैसे है, ये डायोड रिवर्स बायस है। तो ये कह सकते हैं D1 तो फॉरवर्ड बायस है और D2 क्या है, रिवर्स बायस है। अब D1 फॉरवर्ड बायस है, D2 रिवर्स बायस है, तो यहाँ से करंट का फ्लो इजीली हो जाएगा और ये करंट का फ्लो होगा और इस तरीके से करंट का फ्लो कंप्लीट हो जाएगा, या कह सकते हैं यहाँ करंट का फ्लो ये कंप्लीट हो गया और यहाँ करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बायस है, ये सर्किट पूरा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसे यहाँ M से N कह दूँ और M से N वाली साइड ये पॉजिटिव कहूँ, तो करंट का फ्लो ये इस तरफ ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ मैं ये बना सकता हूँ कि यहाँ करंट का फ्लो हो जाएगा, कहाँ तक, जब तक ये पॉजिटिव साइकिल होगा। अब देखते हैं अगर ये साइकिल कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि बी वाला पोर्शन है। तो पोर्शन बी के लिए, बी वाले पोर्शन के लिए देखिए क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव का है। नेगेटिव का मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड नेगेटिव है और ये वाली साइड पॉजिटिव है, या कह सकते हैं ये वाली साइड नेगेटिव है और कह सकते हैं इसकी सेकेंडरी की ये वाली साइड पॉजिटिव है, या कह सकते हैं ये वाली क्या है, ये 0 है। अब जब ये नेगेटिव होगा और इस तरफ ये इसके थ्रू 0 से कनेक्ट होगा, तो ये डायोड कंडक्ट नहीं होगा। D1 क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। और D2 देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है और इस तरफ ये 0 से कनेक्टेड है, तो ये डायोड क्या होगा, ये कंडक्ट करेगा, या कह सकते हैं D2 फॉरवर्ड बायस होगा। तो D1 से तो कुछ नहीं होगा, D2 से होगा। अब इसका पाथ देखते हैं, क्या ये पाथ पॉसिबल है, या कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से देखिए ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ से करंट का फ्लो हो सकता है। तो यहाँ से करंट का फ्लो हो, यहाँ से हुआ, ये ऐसे गया, कनेक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर ये कनेक्शन है, यहाँ पर ये कनेक्शन है नीचे, फिर ये कनेक्शन ऐसे जाएगा, ऐसे है, फिर ये ऐसे जाएगा और यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, तो करंट का फ्लो होगा और यहाँ करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली हमारी लाइन है और यहाँ देखिए फिर से हम जब ऐसे गए थे, यहाँ से ऊपर गए और नीचे आए, इसका मतलब करंट का फ्लो। तो यहाँ भी करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन आपकी M से N की तरफ है। लोड में करंट की डायरेक्शन वही है, तो करंट की हमने M से N की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था और उसे ऊपर बनाया था। इसका मतलब यहाँ भी जो ग्राफ होगा ये ऊपर ही बनेगा, पाई से 2 पाई। फिर आपके पास A आ जाता है तो फिर ये ऐसे ही बन जाएगा, फिर आपके पास B आ जाता है, फिर आपके पास ऐसे ही बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव साइकिल था वो पॉजिटिव ही रहा, जो नेगेटिव साइकिल था वो भी यहाँ पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ही डायरेक्शन में हो गए। जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसने क्या किया था, नेगेटिव वाले साइकिल को 0 कर दिया था, तो आधी ही वेव सही हो पाई थी या रेक्टिफाई हो पाई थी, इसलिए उसका नाम था हाफ वेव रेक्टिफायर। इसने क्या किया, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइकिल को क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया या पॉजिटिव बना दिया है या एक ही डायरेक्शन में कर दिया है। तो इसलिए इस रेक्टिफायर का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस रेक्टिफायर को क्या कहेंगे,
फुल वेव रेक्टिफायर। अब जो हमारे पास ये वेव फॉर्म है, इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे और डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो वेव फॉर्म है, इसका टाइम पीरियड यहाँ तक है इतना, क्योंकि इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन अगर मैं बार बार पेस्ट करूँ, कट पेस्ट करूँ, तो ये वेव फॉर्म बन जाती है। इसका मतलब ये इसका टाइम पीरियड है। तो इसका जो टाइम पीरियड है अब वो कितना हो जाता है, ये पाई हो जाता है, यानी कि ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे इसका टाइम पीरियड हो जाता है। और इसकी एक्सप्रेशन क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा टी पाई और ये 0। I0 मैक्सिमम वैल्यू करंट। अभी आपने पीछे क्या देखा था कि जब हमने दोनों साइकिल थे तब एक बार में एक ही डायोड उसमें यूज हो रहा था। एक बार में चूंकि एक ही डायोड यूज हो रहा था, इसका मतलब क्या है, उसका डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एक का ही लगेगा। तो ये अगर मैं कहूँ कि E0 उसकी वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है, तो अपॉन RF यानी कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड प्लस लोड रेजिस्टेंस, ये I0 की वैल्यू जाती है। अब हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज करंट। अब एवरेज करंट निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा हमें। ये एवरेज निकालते हैं, आई एवरेज, जिसे हम डीसी करंट भी कहेंगे। तो आई एवरेज विल बी इक्वल टू आई डीसी, और ये होगी कितनी, टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है पाई, अभी हमने देखा था, तो 1 पाई टाइम पीरियड सम को लिखेंगे हम इंटीग्रेशन करके, कहाँ से कहाँ तक, हमारा टाइम पीरियड है 0 से पाई तक, और ये कितना है, आई डी ऑफ ओमेगा टी, की वेरिएबल क्या है, ओमेगा टी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ओमेगा टी को हम रख देंगे कितना, थीटा। तो ये हो जाएगा 1 पाई 0 टू पाई, आई कितना है, I0 साइन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी, या ये हो जाएगा 1 पाई 0 टू पाई I0 साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए ये हो जाता है 1 पाई I0 कॉस थीटा माइनस का और 0 टू पाई, तो हो जाएगा माइनस I0 पाई, कॉस पाई का मतलब -1 और -1 मतलब cos 0 1 है, तो हो जाएगा माइनस I0 पाई, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2, तो हो जाता है 2I0 पाई। ये है आई एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट या IDC। तो IDC की वैल्यू जाती है 2I0 पाई। आप देखेंगे जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें IDC कितना था, ये था आपका I0 पाई। इसका मतलब उससे डबल IDC की वैल्यू इसमें हो जाती है। अब देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी। IRMS निकालने के लिए, IRMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर करंट। तो रूट मीन स्क्वायर करंट देखते हैं। अब रूट मीन स्क्वायर करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले करंट लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे चलेंगे, इधर से करंट लेंगे, स्क्वायर करेंगे, मीन निकालेंगे, रूट करेंगे। तो ये तरीका है इसमें, करंट लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका मीन का मतलब एवरेज निकालेंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे। तो यहाँ हम पहले क्या निकाल देते हैं, IRMS का स्क्वायर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, आई स्क्वायर का एवरेज। तो एवरेज हम जानते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड है पाई, तो 1 पाई इंटीग्रेशन कितना, आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है 0 से पाई तक, आई स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा टी। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा इक्वल टू 1 पाई 0 टू पाई I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। अब ओमेगा टी को हम रख देंगे कितना, इसे रख देंगे थीटा। तो ये जाता है 1 पाई 0 टू पाई I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए जो cos 2 थीटा होता है वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कितना, 1/2
-1/2 cos 2 थीटा। तो इसे मैं कह सकता हूँ कितना, ये हो गया I0² इंटू 1/2 0 to पाई d थीटा माइनस I0² 1/2 0 to पाई cos 2 थीटा d थीटा। तो यहाँ इसे इंटीग्रेट करते हैं, ये इक्वल हो जाएगा I0² 2 पाई d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक, माइनस I0² 2 पाई, और ये cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है 0 से पाई तक। तो देखिए ये कितना हो जाता है I0² 2 पाई, और ये पाई माइनस 0, लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा I0² 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा sin 2 पाई, sin 2 पाई का मतलब 0/2, sin 0 भी 0, माइनस 0/2, तो ये तो 0 हो गया, तो ये एक्चुअली कितना हो गया, 0 हो गया। ये बचा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा I0² 2, और ये कितना चल रहा था, इधर था IRMS का स्क्वायर, इसका मतलब IRMS कितना हो जाता है, ये हो जाता है I0/√2, तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसकी आ जाती है। अब देखिए एक चीज़ है, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास था IDC था 2I0/पाई। तो ये देखिए, तो IDC से हम क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए जो सर्किट है, सर्किट को एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए सर्किट में ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पर आपने डायोड में एक इनपुट दिया है, और उस इनपुट से आउटपुट आप RL में ले रहे हैं। तो यहाँ जो इनपुट है वो AC है, और डायोड के बाद वो DC है। तो हम क्या करेंगे, दो पावर निकालेंगे, एक तो डायोड में जाने से पहले उसे हम कहेंगे इनपुट AC पावर, और एक लोड में निकालेंगे उसे हम कहेंगे आउटपुट DC पावर। तो ये हम दो चीज़ें निकालते हैं। तो अगर हम इससे लिखें आउटपुट DC पावर, तो PDC हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा IDC का स्क्वायर, और चूंकि DC हम कहाँ पर मेजर कर रहे हैं, ये लोड रेजिस्टेंस में, तो सिर्फ लोड रेजिस्टेंस आएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4I0 का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू RL। अब अगर हम कहें कि RMS से निकलेगा हमारा क्या, ये निकलेगा इनपुट AC पावर, अब इनपुट AC पावर PAC, ये देखिए कितना होगा, ये होगा IRMS का स्क्वायर। इनपुट कहाँ कहाँ दिए, अब इनपुट में देखिए, इनपुट हमने कहाँ दिए, ये डायोड से पहले दिए, इसका मतलब डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी इसके साथ साथ आएगा, तो इसमें आ जाएगा RF प्लस RL। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I0 का स्क्वायर अपॉन 2 RF प्लस RL। अब देखिए कितने इनपुट AC पावर दी है और उसमें से कितनी DC में कन्वर्ट हुई है, इसे का नाम होगा एफिशिएंसी। अब हम देखते हैं एफिशिएंसी कितनी होगी, तो एफिशिएंसी लिखिए, एफिशिएंसी ईटा, ये क्या होगा PDC अपॉन PAC। PDC कितनी होगी, ये है 4I0 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर RL इंटू PAC कितनी है, ये है I0 स्क्वायर नीचे 2 ऊपर, और ये यहाँ इसके साथ ही RF प्लस RL। अब ये I0 का जो स्क्वायर है ये तो कैंसिल हो जाता है, और यहाँ क्या बचता है, ये बचता है 8RL अपॉन पाई स्क्वायर RF प्लस RL। अब देखिए इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन को हम मॉडिफाई करते हैं, पाई स्क्वायर को तो ऊपर ले जाते हैं, RL को नीचे ले आते हैं, ये 8 अपॉन पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 0.812, और ये नीचे आ गया 1 प्लस RF अपॉन RL। अगर हम सोचे एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है RF।
डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। डायोड का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कर सकते हैं जो उसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो, या हम आइडियल डायोड मान सकते हैं। तो आरएफ की वैल्यू मिनिमम होते होते कितना हो सकती है, 0 हो सकती है। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो नीचे एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी आ जाएगी 0.182। अगर मैं परसेंट में लिखूँ इसे ईटा को, तो ये 81.2% हुई। एक्चुअली ये तब है जब डायोड आइडियल है, नहीं तो इससे कम होगी। इसका मतलब इसे हम कह सकते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो फुल वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी 81.2%। जैसे वहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर की थी 40.6। तो इस तरीके से यहाँ हमने इसकी एफिशिएंसी को डबल कर लिया है। अब एक इशू ये है कि वो जो डीसी हमने कैलकुलेट की है एवरेज, वो कैसे है, कांस्टेंट है या उसमें रिपल्स हैं। तो जैसे पानी में पत्थर मारते हैं और उसमें रिपल्स दिखाई देती हैं, तो रिपल्स कितनी है, या कह सकते हैं इसमें एसी कितनी मिक्स है डीसी में, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे रिपल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो रिपल फैक्टर है आर, ये हो जाएगा IAC अपॉन IDC। हमारे पास AC नहीं है, हमारे पास RMS है। RMS से AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर अपॉन IDC। ये ऊपर अंडर रूट में है, बाहर वैसे ही है, तो इसे हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर, क्योंकि अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, -1 ये कट जाएगा यहाँ पर, और फिर इसका अंडर रूट लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि IRMS था हमारे पास I0 अपॉन √2, तो इसे लिख देंगे I0 स्क्वायर अपॉन 2, और IDC था हमारे पास 2I0 अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा 4I0 का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर -1। इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, इतने, ये कट गई तो ये कितनी हुई, ये हुई पाई स्क्वायर अपॉन 8 -1। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने तो हमारे पास वैल्यू जाती है 0.48। ये क्या था, ये था रिपल फैक्टर, और ये किस किस चीज़ का रेशियो था, ये था IAC अपॉन IDC। तो देखिए, चूँकि रिपल फैक्टर 1 से कम है, इसका मतलब IAC लेस देन IDC है, तो मेजर पोर्शन यहाँ DC है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें क्या था, उसमें IAC ग्रेटर देन IDC था, बिकॉज रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी थी, 1 से ज़्यादा थी। तो यहाँ इस तरीके से इसका हमने रिपल फैक्टर भी निकाल दिया है। तो यहाँ हमने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए सर्किट डायग्राम बनाया, उसके लिए वेव फॉर्म समझाई है, और उसके बाद हमने यहाँ पर IDC की वैल्यू निकाली है, IRMS की वैल्यू निकाली है, इनपुट पावर, आउटपुट पावर, एफिशिएंसी, और ये रिपल फैक्टर का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर लिया है। थैंक यू।